नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 5 शहर 5 खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बिहार के पटना में जो विपक्ष की महाबैठक हो रही है, इस पर मायावती ने ट्वीट करके कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्वी विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही हैं और ऐसे में नीतीश कुमार के द्वारा कल 23 जून को विपक्षी नेताओं की पटना में बैठक की जा रही है। ये दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। मायावती ने आगे लिखा कि वैसे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयास से पहले अगर ये पार्टियां जनता में उनके प्रति आम विश्वास जगाने की गरज से अपने गिरेबान में झांककर अपनी नीयत को थोड़ा पाक साफ कर लेती तो बेहतर होता। मुंह में राम बगल में छुरी आखिर कब तक चलेगा? बिना मायावती के कैसी विपक्षी एकता? पटना में हम साथ साथ हैं और यूपी में जयंत की बैठक से दूरी ये कैसी मजबूरी? गठबंधन की गांठ कैसे होगी मजबूत? क्या मायावती के मन में क्या है? 2024 में कैसी होगी हाथी की चाल? मायावती बिगाड़ न दे विपक्ष का खेल। प्रियम पाठक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। हमारे से होगी प्रियम, विपक्षी एकता को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया है 23 तारीख को पटना में, यानी कि कल, लेकिन उससे पहले मायावती ने ट्वीट करके इस विपक्षी बैठक पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके मायने क्या हैं? और मायावती ने कहा कि दिल मिले ना मिले पर हाथ मिलाते रहिए। प्रियम, बिल्कुल, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव को चूंकि अब मैच कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं और सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि अगर बीजेपी को रोकना है तो उनको एक साथ आना होगा और कोई एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी की आवश्यकता होगी। इसको लेकर नीतीश कुमार की तरफ से पहल करी गई। वो सभी राज्य के वहाँ के मुख्यमंत्रियों से, वहाँ के बड़े नेताओं से, जो वहाँ की जो राज्य की पार्टियां हैं उनके जो प्रमुख हैं उनसे उन्होंने मुलाकात करी और उन सबको कल होने वाली इस बैठक के लिए आमंत्रित किया था। और इस बैठक में उन्होंने कहा कि वो रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे बीजेपी को 2024 के चुनाव में जो है वो हराया जाए, क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से सभी दल एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ जो है वो देश के अंदर माहौल बनाएंगे और किस तरीके से वो जो बीजेपी है उसको सत्ता से बाहर करेंगे। इसको लेकर एक ये अहम बैठक कल पटना में जो है वो नीतीश कुमार की तरफ से बुलाई गई है। इसमें सभी राजनीतिक दलों को ममता बनर्जी भी शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को बुलाया गया है। मायावती जरूर जो है उनके सुर बदले हुए नजर आए हैं और कहीं ना कहीं बगावती सुर कह सकते हैं, इस बैठक के खिलाफ कह सकते हैं, वो देखने को मिले हैं, जिसपे उन्होंने साफ तौर पर इस बैठक को लेकर जो है वो सवाल उठाए हैं कि जिस तरीके से ये बैठकें बुलाई जा रही, भले ही विचार मिले या ना मिले लेकिन हाथ मिलते रहने चाहिए। जयंत चौधरी को इस बैठक में नहीं बुलाया गया, तो ये कई तरीके के आरोप जो हैं वो जरूर लगाते हुए मायावती जो है वो नजर आई हैं। लेकिन फिलहाल अभी विपक्ष की सभी राजनीतिक दलों का एक ही प्रयास है कि आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें किस तरीके से परफॉर्मेंस की जाए, कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, किस तरीके से राजनीतिक समीकरणों को समझा जाएगा, इसको लेकर सभी राजनीतिक दल जो है वो एकजुट होते हुए नजर आए हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो प्रमुख तौर पर सभी जो बड़ी विपक्ष की पार्टियां हैं उनको नीतीश कुमार ने टच किया, उनके पास गए, उनके प्रमुखों से मिले और उनको उनसे ये अनुरोध किया कि वो आए एक साथ में मिलकर और उसमें इस बात को लेकर रणनीति बनाई जाए कि कैसे 2024 के चुनाव में बीजेपी का सामना करना है, किस तरीके से क्या मुद्दे होंगे, क्या एजेंडे होंगे, बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी बन रही है उसको कैसे रोका जाएगा, जनता के बीच में जो माहौल है उसको कैसे पार्टी अपने पक्ष में करेंगी, जो क्षेत्रीय हर राज्यवार, चूंकि और उत्तर प्रदेश इसलिए भी अहम हो जाता है चूंकि देखिए 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, तो सबसे अधिक लोकसभा की सीटों वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ की जो भूमिका होगी वो काफी अहम रहने वाली है। और इसीलिए कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होके जाता है, तो ऐसे में अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, लेकिन मायावती ने जो है वो इस पे अपना जो सहमति है वो इस पे नहीं जताई है। और हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से लगातार अगर आप देखें तो आरोप लगाए जाते रहे कि बसपा बीजेपी की बी पार्टी है और इसीलिए वो जो है इस तरीके के काम करती हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो, जो कैंडिडेट उतारती हैं जो समीकरणों के लिहाज से, तो उसका साफ तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को जो है वो हर चुनाव में देखने को मिलता है। और इस बात के आरोप वो इससे पहले भी लगा चुके हैं। और ठीक अब जब कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है, पूरा विपक्ष को, संपूर्ण विपक्ष को बुलाने का, एकजुट करने का जो प्रयास नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है उसमें भी मायावती शामिल होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। मायावती हालांकि पहले कह चुकी हैं कि वो चुनाव सभी सीटों पर लड़ेंगी और अकेले लड़ेंगी, कहीं पर भी किसी पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में जो है वो बसपा के साथ में
में गठबंधन किया था, लेकिन वो गठबंधन कहीं से सफल नहीं हुआ और उसका कहीं ना कहीं जो नतीजे आए उसके तुरंत बाद गठबंधन टूटता हुआ नजर आया था। तो अब एक बार फिर जब चुनाव के दहलीज पर कह सकते हैं देश है, जब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो फिर क्या ममता बनर्जी, क्या मायावती ये कहना चाह रही है बीजेपी के खिलाफ? प्रियम, क्या मायावती संकेत तो संदेश ये देना चाह रही थी कि कर लीजिए कोशिश लाख, लेकिन दीदी के बिना कुछ मुमकिन नहीं है, दीदी साथ नहीं है तो नहीं बनेगी बात, यानी खुद मायावती? देखिए, बिल्कुल सही बात है। मायावती का एक साफ तौर पर संदेश इसके जरिए रहा कि जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है और उनको लगता है कि ये प्रयास जो है वो उतने कारगर साबित नहीं होंगे कि वो पार्टी को बीजेपी को जो है वो सत्ता से हटा सके और सत्ता परिवर्तन जो है वो ला सके। हालांकि बीजेपी भी इसको लेकर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए, लगातार हर एक चीज़ को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, परखा जा रहा है कि क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, विपक्ष क्या रणनीति बना रहा है, किस तरीके से जनता के बीच में जा रहा है और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे विपक्ष के पास में उठाने के लिए और उनका किस तरीके से जवाब देना है। इसको लेकर भी बीजेपी में लगातार मंथन और बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। कौन सी पार्टियां एक साथ आ रही, उनके साथ में आने से क्या बनेगा, इन सभी चीजों को भी देखा जा रहा है। मायावती के जिस तरीके से कहीं ना कहीं विरोध इस बैठक को लेकर देखने को मिला, तो उसका क्या असर होगा उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर जहां पर बड़ी संख्या में बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता जो कहे जाते हैं। नजर बना रखिए प्रियम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। दुर्ग में उन्होंने कहा कि 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और पूर्व सीएम रमन सिंह को लेकर अमित शाह ने कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को बीमार राज्य से बाहर निकाला है। साथ ही उन्होंने ये भी आह्वान किया कि 2024 में फिर से केंद्र में मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 2024 में राहुल बाबा और नरेंद्र मोदी में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी बनेंगे। आज भी अमेरिका में पीएम मोदी का कार्यक्रम चल रहा है। अमित शाह ने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार में भ्रष्टाचार होता था। मोदी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादी का सफाया किया। कांग्रेस ने अपनी गोद में धारा 170 को बैठाया था। कांग्रेस के शासनकाल में आतंक की घटना होती थी। राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, कांग्रेस राम मंदिर को अटका रही थी। तो दुर्ग में पहुंचे अमित शाह। दुर्ग की धरती पर गरजे हैं अमित शाह। भूपेश बघेल की सरकार पर, कांग्रेस पार्टी पर, और उन्होंने कहा कि 2024 में फिर से सरकार बनेगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की। संध्या हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं भिलाई से ज्यादा जानकारी के लिए। संध्या, अमित शाह पहुंचे और गरजे हैं खुलकर। 2024 के चुनाव का शंखनाद हो गया, ये समझे अमित शाह के इस दौरे से। संध्या जी, शुभम, ये पूरी तरीके से चुनावी रैली कही जा सकती है, जहां उन्होंने हर मुद्दे पर अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा खुलकर हर बात को कहा गया, मुद्दों को उठाया गया है, जिसमें धारा 370 से लेकर के हो, चाहे वो गरीबों को सेवा शासन की बात कहे या छत्तीसगढ़ में हो रही भ्रष्टाचारी का, हर मुद्दे पर अमित शाह जी ने खुल करके बोला है। जी ठीक है। और इसके साथ साथ कांग्रेस की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई जब अमित शाह का दौरा हुआ, तमाम तैयारियां हुई? जी, कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जिस तरीके से भाजपा झूठे और बहुलभावना वादे करती है उसको पूरा नहीं किया जाता है और सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार चल रही है, जो कि एक भी वादे को पूरा नहीं किया जाता है। इसके उलट अमित शाह जी जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने जिस तरीके से 9 साल में सेवा और सुशासन की बात कही है और गरीबों के हिसाब से मोदी गवर्नमेंट द्वारा जो फैसले लिए गए उनको कहीं ना कहीं ज्यादा लाभकारी बताया। जी ठीक है। इसके साथ साथ संध्या, दुर्ग में पहुंचे अमित शाह और दुर्ग वो ऐसा संभाग है जहां पर 20 विधानसभा सीटें हैं संध्या, और 18 में कब्जा है कांग्रेस पार्टी का, सिर्फ 2 हैं बीजेपी के पास। तो ऐसे में दुर्ग को फतेह करने की जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो कितनी कामयाब होने वाली है इस बार? जी, दुर्ग संभाग की हम बात करें तो यहाँ पे दुर्ग जिले में 6 विधानसभा है, जिसमें से एक भाजपा का विधायक है, बाकी हर जगह कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। और दुर्ग जिला आज की डेट में सबसे मोस्ट VIP जिला है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया सहित गृह मंत्री सभी कैबिनेट मिनिस्टर दुर्ग जिले से आते हैं।
इसको लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पे कांग्रेस का पर्दा भारी नजर आता है और कांग्रेस भाजपा के खेमे में खलबली मची हुई है। और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम सभा जो की गई है यह कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक अच्छा वो एक चुनौतीपूर्ण माना जा सकता है, जिसको लेकर के भाजपा काफी खुश नजर आ रहे हैं। प्रतिक्रिया काफी अच्छी जा रही है, जिस तरीके से जनसभा में भीड़ थी और लोगों से प्रतिक्रिया ली गई, तो जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं केंद्र द्वारा उसका लाभ लोगों को सीधा मिल रहा है, ऐसा जनता का कहना था। वही छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो गौठान योजना से लेकर के जो किसान योजना है और बहुत सारी योजनाएं जो गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है उसका ग्रामीणों को सीधा लाभ मिल रहा है और आम जनमानस को भी मिल रहा है। उसका भी एक अपना पहुंच लोगों तक है, जिसका लाभ आने वाले दिनों में हुआ है कि नहीं है चुनाव में देखने को मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका संध्या, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर का कर लेते हैं रुख, जहां खबर अलीगढ़ से है। थाना बन्ना देवी क्षेत्र में स्थित सराय रहमान में एक मासूम बच्चा नाले में गिर गया। दम घुटने से उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और जमावड़ा लोगों का वहां लग गया। घटना की जानकारी लगते ही परिवार में कोहराम की स्थिति है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इस नाले में गिरकर अब तक 6 से 7 लोगों की जान जा चुकी है। तो नगर निगम की लापरवाही ने मासूम की जान ले ली है। नाले में गिरकर मासूम की मौत हुई है। रिपोर्ट दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी है और अब तक इस नाले में 6 से 7 लोग गिरकर अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके नगर निगम कोई भी कार्रवाई नहीं करता। नगर निगम की लापरवाही है ये। प्रदीप पुंडी जुड़ गए हैं। प्रदीप, लगातार हादसे हो रहे हैं लेकिन बावजूद उसके प्रशासन सबक नहीं ले रहा, क्यों? प्रदीप, लगातार हादसे हो रहे अलीगढ़ में इस नाले में गिरने से, लेकिन प्रशासन है, नगर पालिका, नगर निगम अभी तक संज्ञान नहीं ले रहे इस पूरे मामले का। ना कोई दुरुस्तीकरण किया जा रहा है, ना उसे ठीक किया जा रहा है और 6 से 7 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। और कितनी कुर्बानियां होंगी उस नाले में? कार्रवाई की गई, ना ही उसको जो है जाल उठाया गया, उसको रेडी कराई गई और ये जो हादसा हुआ है बच्चा वहाँ आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं आ रही है, आपको कनेक्ट करने की दोबारा कोशिश करेंगे। एक बार खबर क्या है वो मैं दर्शकों को फिर से बता देता हूँ। सराय रहमान नाम का एक नाला है और इस नाले में गिरने से 6-7 लोग अब तक काल के गाल में जा चुके हैं। नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये देखिए, मासूम का शव रखा हुआ है खाट पर और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों के पास सिवाय आंसू बहाने के कोई और चारा नहीं है, क्योंकि 6 से 7 लोग जा चुके हैं लेकिन जूं तक नहीं रेंगती शासन प्रशासन के कानों में। इस नाले को बंद नहीं कराया जाता और ऐसे में सवाल यह, आखिरकार कितने लोग दम तोड़ेंगे इस नाले में गिर के। हत्यारा नाला बन गया ये, खूनी नाला, जिसमें 6-7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इतनी लापरवाही आखिरकार क्यों? प्रदीप पुंडीर, प्रदीप मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो प्रदीप, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। अब प्रदीप, आखिरकार इतनी लापरवाही क्यों हो रही है निगम प्रशासन की ओर से? देखिए, क्योंकि अभी बात जो है पहले से जो हादसे होते हैं उसमें पहले प्रशासन की तरफ से शिकायत मांगी है, लेकिन बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही कारण है लगातार मौसम रही है और प्रशासन इस बार शायद नींद से जागे और उस पर कार्रवाई की जाए। जी, आई घटना घटी, इसके पीछे कारण क्या रहा? कैसे बच्चा खेलते खेलते उसमें चला गया और उसकी जान चली गई? हुआ क्या था दरअसल? देखिए, 7 वर्षीय जो बच्चा था वो अपने घर के पास खेल रहा था। उसके पिता है वो एक लकड़ी से काम से गए थे और जो माँ घर पे थी। बच्चा जब काफी देर तक घर नहीं पहुंचा तो माँ जो है बाहर देखने के लिए निकली। काफी तलाश करने के बाद जब वो नहीं मिला तो जो पड़ोसी थे उनका कहीं ना कहीं उनको ये संदेह हुआ कि इसलिए बच्चा नाले में नहीं गिर गया हो। लकड़ी से जब देखे गया तो बच्चे का सिर जो है नाले में पड़ता पाएगा, जिसे बाद में आकर रेस्क्यू किया गया। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस आखिरकार क्या कह रही है?
देखिए, घटना के बाद में मौके पर काफी शोर हंगामा हुआ। बच्चे के सबको रखे परिवारजनों ने, मोहल्ले वालों ने काफी विरोध प्रकट किया। इसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे, वहीं साथ में महात्मा भी मौके पर पहुंचे और नगर निगम जो नगर आयुक्त लोग मौके पर पहुंचे। हालांकि इसके जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल फौरी तौर पर वहाँ पर काम शुरू करा दिया गया है, हालांकि पटवाई जो जाल बिछाना शुरू कर दिया गया है। जी शिवम, ठीक है। लेकिन निगम के जो अधिकारी हैं आखिरकार इस पूरे मामले में एक्शन क्यों नहीं दिखाते? क्यों उनका शांतिपूर्ण रवैया और गैर जिम्मेदाराना रवैया जो सामने आता है? वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, क्या उनके संज्ञान में भी ये मामला है? वो कार्रवाई क्यों नहीं कराते इनसे? बिल्कुल, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। अगर इसकी संवेदनशीलता अगर संवेदनहीन होते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि लगातार कम से पहले की मौत हो चुकी है और बीच जो नाला है दोनों तरफ जो काफी गंदगी से हटा पड़ता है। साथ ही दोनों तरफ जो रेजिडेंशियल है, रिहायशी इलाका है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग निकलते हैं, रोजाना का आना जाना रहता है। लेकिन बावजूद इसकी लापरवाही जो कहीं ना कहीं प्रशासन की रोड के साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सांसद हैं, विधायक हैं, सारे नेता जो हैं, इसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मुद्दा पर ही सवाल खड़ा होता है। जी बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां कई शहरों में इनकम टैक्स ने छापेमारी की है, जिसमें नोएडा, लखनऊ, कानपुर ज्वेलर्स, बुलियन कारोबारियों के ठिकाने पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है, जिसमें ज्वेलर्स में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि कुछ ज्वेलर्स ने बड़े पैमाने पर फर्जी खरीदारी की और रियल एस्टेट में पैसा निवेश किया। ज्यादातर संपत्तियां नकद में खरीदी गई, जिसको लेकर इनकम टैक्स की तरफ से ये छापेमारी की गई। आशीष वर्मा जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी। आशीष, छापेमारी हुई है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ, कानपुर, नोएडा में, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए जिस तरीके से सुबह 6 बजे से ही आयकर विभाग की जो टीम है वो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ लखनऊ हो गया, लखनऊ और कानपुर हो गया, कलकत्ता हो गया, ऐसे कई जो बड़े शहर है वहां पर आयकर विभाग की लगातार छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी अगर देखा जाए तो वो सराफा व्यापारी है जो बड़े व्यापारी कहलाए जाते हैं, चाहे वो कानपुर के सराफा व्यापारी हो या लखनऊ के व्यापारी हो या कलकत्ता के हो, दिल्ली एनसीआर के हो। इन सभी व्यापारियों के जो शॉप है या जो आवास है, इन ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। सुबह से ही आयकर विभाग हर एक छोटे से छोटे जो दस्तावेज है उनके खंगालने का काम कर रहा है। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के महानगर में सिद्धि ज्वेलर्स है, वहां पर ये छापेमारी चल रही है। शॉप में कई ऐसे जो बड़े व्यापारी हैं उनके कहीं छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग से जो दावा है वो कहना है कि आयकर विभाग ने इस तरीके से टैक्स चोरी का जो मामला है उसको सामने बताया जा रहा है। फिलहाल अभी तक की आयकर विभाग की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। ये कहा जा सकता है कि आयकर विभाग की जो छापेमारी है वो लगातार अभी तक जारी है। सुबह 6 बजे से 7 से 5 बजने वाले हैं, अभी तक आयकर विभाग उन सभी ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि जिस तरीके से 2000 की नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 4 महीने का समय दिया था कि 4 महीने में वो अपने जो नोट है बैंकों में जाकर के बदल सकते हैं। तो ऐसे में जो बड़े व्यापारी है उन व्यापारियों ने जो सोने में इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि सोना और चांदी खरीदने में इन्वेस्टमेंट किया है, उसका जो टैक्स होता है वो अभी तक की ये जो बड़े व्यापारी कहे जा सकते हैं, सोनार के बड़े व्यापारी कहे जा सकते हैं, उन्होंने अभी तक इसका टैक्स नहीं जमा किया है। और आयकर विभाग से इससे मिले थे, आयकर विभाग ने लखनऊ के साथ साथ दिल्ली एनसीआर और कोलकाता में भी छापेमारी की है। और कानपुर की बात करें तो कानपुर के जो बड़े व्यापारी हैं उनके करीब 17 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर ये छापेमारी की जा रही है। लखनऊ के साथ साथ कई ऐसे जो बड़े शहर है वहां पर ये छापेमारी आयकर विभाग की अभी भी जारी है।
ठीक है, और फिलहाल कुछ दस्तावेज मिले हैं क्या, कुछ खुलासा हो पाया अब तक? कब तक चलेगी छापेमारी, कुछ इनपुट है आशीष ऐसा? देखिए, जिस तरीके से जो सूत्र बता रहे हैं कि ये छापेमारी देर रात तक की चल सकती है, क्योंकि आयकर विभाग जो है वो हर छोटे से बड़े जो दस्तावेज आयकर विभाग को मिले हैं, चाहे वो लखनऊ की बात कर ले या कानपुर की बात कर ले या और दिल्ली एनसीआर की बात कर ले, क्योंकि देखिए आयकर विभाग की टीम जब सुबह सुबह घर के अंदर प्रवेश होती है तो उसके बाद से ना ही किसी को घर से बाहर जाने की इजाजत दी जाती है, ना ही घर के अंदर किसी को आने की इजाजत दी जाती है। दुकान की बात की जाए तो दुकान के शटर जैसे ही खुले हैं सुबह, वैसे ही आयकर विभाग की टीम अंदर जाती है और आयकर विभाग की टीम अंदर जाने के बाद वो शटर बंद हो जाता है। तो आयकर विभाग लगातार वो छोटे से छोटे जो दस्तावेज है या बड़े से बड़े जो दस्तावेज है उनको खंगालने का काम कर रही है। कितनी की ये टैक्स चोरी का मामला है, ये जब आयकर विभाग अपनी तरफ से जब कोई रिव्यू या फिर आयकर विभाग अपनी तरफ से कोई बयान जारी करेगा तभी वो चीजें आगे क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे और खबर उत्तर प्रदेश के शाजापुर से है, जहां पर सेहरामऊ में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 6 करोड़ की अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 6 किलो अफीम, 3 मोबाइल फोन, नकदी, एक कार बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। छह करोड़ की अफीम को जब्त किया गया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे हैं, 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे 6 करोड़ की अफीम को जब्त किया गया है। ये 3 बड़े शातिर ड्रग तस्कर थे जिनको गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा। पुलिस को एक बड़ी सफलता ऐसे यहां हाथ लगी है और इसके साथ साथ जो 6 अफीम तस्कर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। 6 करोड़ का अफीम जब्त किया गया, 3 अफीम तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं 5 शहर 5 खबर में, जहां पर 6 करोड़ का अफीम जब्त किया गया है। 6 किलो अफीम, 3 मोबाइल फोन, नकदी, एक कार बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। यूपी के शाहजहांपुर जिले के सेहरामऊ में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 6 करोड़ के अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से 6 किलो अफीम, 3 मोबाइल फोन, नकदी, एक कार बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई को शुरू किया है। रोहित पांडे जुड़ गए हमारे साथ। रोहित, क्या है पूरी खबर? 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। कहां से ड्रग्स अप्लाई कर रहे थे, कहां भेज रहे थे? जी, मैं आपको बता दूं, ये शाहजहांपुर के थाना सेहरामऊ क्षेत्र में एसओजी और पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें रात 6 किलो अफीम पकड़ी गई है, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो ये जो तस्कर पकड़े गए हैं, 3 तस्कर पकड़े गए हैं। इसमें एक झारखंड के राहुल हैं, गुलाब है, ये 2 तस्कर जो है। ठीक है रोहित, आएंगे आपके पास। कुछ तकनीकी खराबी है। 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इन 3 ड्रग तस्करों के पास से 6 करोड़ की जो अफीम है वो बरामद की गई है। एक बड़ा गिरोह है जो पुलिस के हाथ लगा है, हत्थे चढ़ा है। रोहित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। रोहित, बताइए कैसे इस पूरे स्कैंडल का खुलासा पुलिस ने किया, पूरे सिंडिकेट को खोला? ये मैं आपको बता दूं, शाहजहांपुर पुलिस तो वैसे भी लगातार तस्करों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन कल रात की बात है, मुखबिर की सूचना पर शाहजहांपुर की थाना सेहरामऊ क्षेत्रीय पुलिस और एसओजी की जो टीम थी उसने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह तस्कर झारखंड से शाहजहांपुर पहले अफीम लाते थे, उसके बाद वो पंजाब लेकर जाते थे। इसमें जो शाहजहांपुर के बदनापुर क्षेत्र का ब्रजेश है तस्कर, उसके लिंक जो थे वो झारखंड से थे। झारखंड के राहुल और गुलाब से उनके लिंक थे। राहुल और गुलाब झारखंड से यहाँ तक के लिए अफीम सप्लाई करते थे। उसके बाद ब्रजेश उसे उस अफीम को पंजाब पहुंचाता था। तो ये शाहजहांपुर पुलिस और एसओजी की टीम को सूचना मिली कि यहाँ पर तस्करी हो रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश मारी। पेट्रोल पंप से 150 मीटर की दूरी पर इन तीनों तस्करों को दबोच लिया और इनके पास से भारी मात्रा में 6 करोड़ रुपए की अफीम बरामद हुई है।
जो अफीम 6 किलो बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक एहसानम का कहना है कि आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और इन तस्करों से बात की जा रही है, जानकारी ली जा रही है कि आगे हो सकता है कुछ और भी लोग हाथ आए। बहुत शुक्रिया आपका रोहित, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।